सुल्तानपुर में सर्राफा व्यापारी के यहां हुई डकैती के एनकाउंटर्स का मामला अब बड़ा होता जा रहा है। जिन 5 लोगों को सीसीटीवी ने कैद किया था, उसमें से आज दूसरे अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो गया। मंगेश यादव का पहले हो चुका है। आने वाले वक्त में क्या एनकाउंटर थमेंगे या फिर 3 लोगों पर अभी भी एनकाउंटर का खतरा मंडरा रहा है? कौन है ये 3 लोग और इस पूरे मामले पर कैसी हो रही है सियासत, हम आपको ये बताएंगे। ये भी जानिए कि क्या अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद फंस चुके हैं। अजीत प्रसाद पर जबरदस्ती एक शख्स को अगवा करने का ऐसा आरोप लगा है जो इस वक्त उनके गले की हड्डी बन गया है। पुलिस का दावा है उनके पास सीसीटीवी है। कहां हैं अवधेश प्रसाद के बेटे और क्या है अवधेश प्रसाद की रणनीति, हम ये भी समझेंगे। और आखिर में जानिए कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई नया गठबंधन बन रहा है। जी हां, पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर आजाद रावण और असदुद्दीन ओवैसी के बीच, हम ये भी समझेंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात होगी सुल्तानपुर के सर्राफा लूटकांड में एनकाउंटर्स की। जी हां, आज दूसरा एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में अनुज प्रताप सिंह नाम का वो शख्स मारा गया, लुटेरा मारा गया, जो कि उस सीसीटीवी फुटेज में था, ऐसा पुलिस का दावा है। पहला मंगेश यादव, और मंगेश यादव पर कितनी सियासत हुई, मंगेश यादव को लेकर के कितने राजनीतिक बयान आए, ये सबने देखा। मंगेश यादव का एनकाउंटर देश भर में एनकाउंटर के खिलाफ एक मुहिम के तौर पर भी देखा गया। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शायद ऐसी बातों से फर्क नहीं पड़ता। उनका अपना तरीका है लॉ एंड ऑर्डर को डील करने का। और यही वजह है कि पूरे देश भर में बेशक एक खास वर्ग में इसे लेकर प्रतिक्रिया रही हो, वो वर्ग इस एनकाउंटर को असंवैधानिक, गलत और फर्जी करार देता हो, लेकिन सरकार और सरकार की मशीनरी को उससे फर्क नहीं पड़ता। और आज दूसरा एनकाउंटर भी हो गया। फिर सवाल उठने लगे कि ये एनकाउंटर फर्जी है। बहुत सारे लोगों ने फर्जी होने का आरोप भी लगाया, लेकिन सरकार को शायद लॉ एंड ऑर्डर से निपटने का ये सबसे बढ़िया तरीका दिखता है। और सरकार को लगता है कि जिन 5 लोगों ने इस एनकाउंटर में सक्रिय भूमिका निभाई है, उनके नाम तो उन्होंने सार्वजनिक कर दिए, उसमें से 2 का एनकाउंटर भी हो गया। तो अब कौन है जो बचे हैं? खैर, उसके पहले आज के एनकाउंटर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। मुख्यमंत्री आज मिर्जापुर में थे और उन्होंने कहा है कि व्यवसायियों के साथ जो हो रहा है, गरीबों की झोपड़ियां जलाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। एनकाउंटर पर ही उन्होंने बोला है, सुनिए क्या कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वे आपके वर्तमान को तो खराब करना ही चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और मेरी आप सबसे अपील होगी, याद रखना, वर्तमान को तो ठीक करना ही करना है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए एक ऐसी सुदृढ़ नींव का निर्माण करिए, कोई माफिया फिर से आपकी व्यवस्था में हावी न होने पाए, उसको फिर से सिर उठाने का अवसर न मिलने पाए। और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। तो आपने सुन लिया, एनकाउंटर के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विचार क्या हैं, उन्होंने आज कहा क्या है। लेकिन जब से मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, तब से ही समाजवादी पार्टी हावी थी और उसे लग रहा था कि एनकाउंटर को लेकर जो उसने माहौल बनाया है, वो सरकार को इस मुद्दे पर पूरी तरीके से घेर लेगी, सरकार डिफेंसिव और बैकफुट पर होगी। लेकिन हुआ उल्टा, सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा और आज दूसरा एनकाउंटर भी हो गया। हम आपको अभी नामों के बारे में बताएंगे कि और कौन कौन से नाम हैं जिनके ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं। लेकिन उसके पहले अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सरकार को घेरा था आज के एनकाउंटर के बाद, जिसमें अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ और जो बिरादरी से जिसे कहा जाता है कि ठाकुर बिरादरी का था, हालांकि ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि
अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन इस मामले ने इसे पूरी तरीके से जाति में उलझा दिया है। हमने भी इसीलिए उसकी जाति बता दी, क्योंकि अब इस जाति को लेकर दूसरी सियासत हो रही है। अब बीजेपी हमलावर है। अखिलेश यादव का बहुत देर तक कोई रिएक्शन नहीं आया तो बीजेपी की तरफ से मोहसिन रजा ने अखिलेश यादव को घेर लिया था। उन्होंने क्या कहा था ये सुन लीजिए। सुल्तानपुर डकैती कांड में एसटीएफ लखनऊ ने उन्नाव में एक मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह नाम के एक अपराधी को मार गिराया। अब इस पर सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का कोई ट्वीट नहीं आया, ना कोई रिएक्शन आया। हो सकता है उनकी जाति का नहीं होगा या किसी विशेष समुदाय का नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो समाजवाद की परिभाषा यही है, ये तुष्टीकरण और संप्रदायवाद की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए वो इस तरह के ट्वीट और रिएक्शन दिया करते हैं। तो इस पर क्यों नहीं आया, ये भी मेरा सवाल है। बीजेपी बेशक समाजवादी पार्टी को एनकाउंटर के इस मुद्दे पर घेर रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता भी शांत नहीं हो रहे और उन्होंने एक बार फिर इसे उठाया है। अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया है, पहले इसे आप देख लीजिए। अखिलेश यादव ने एक बार फिर इस एनकाउंटर के बहाने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया है। तो अखिलेश यादव ने जो लिखा है वो बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट है और उन्होंने लिखा है कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। उन्होंने और भी काफी कुछ लिखा है, लेकिन आखिर में वो एक लाइन लिखते हैं, जिसका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं। अखिलेश यादव ने बहुत गंभीर तरीके से सवाल को उठाया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की है। लेकिन आपको बताएं कि एक तलवार इस पूरे मामले में अभी उन तीन लोगों पर लटक रही है जो इस वक्त फरार हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि 5 ऐसे लोग जिन्हें कि इस एनकाउंटर में सीसीटीवी ने अपने कैमरे में पकड़ा था, उन 5 में से 2 का एनकाउंटर हो गया, लेकिन 3 नाम अभी भी बाकी हैं। एक अंकित यादव, दूसरा फुरकान और तीसरा अरबाज। 2 एनकाउंटर के बाद क्या इन तीनों को पुलिस गिरफ्तार करेगी या फिर इन पर भी एनकाउंटर का खतरा मंडरा रहा है? हम इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन इस मामले में एक और बात हो चुकी है, वो ये कि कहा जा रहा है कि सर्राफा व्यापारी का जितना लूटा गया धन था वो सब बरामद हो चुका है। खैर, इस खबर में सियासत इस एनकाउंटर से कहीं ज्यादा है, हमारी नजर रहेगी। अब अगली खबर। तो अयोध्या के सांसद, जी हां, फैजाबाद के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो बड़ी मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके बेटे पर एक शख्स को जबरन गाड़ी में उठाकर ले जाने का आरोप लगा है। पुलिस का दावा है कि उसके पास वो सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जिसमें अजीत प्रसाद यानी कि अवधेश प्रसाद के बेटे और उनके लोग कई गाड़ियों में मौजूद हैं और वो शख्स जिसने आरोप लगाया है वो उसे उठाकर ले जा रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ घंटों से अब ये मामला तूल पकड़ चुका है। एफआईआर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर हो चुकी है और वो एफआईआर है एक शख्स को जबरन उठाने का। मामला ये है कि कहा जाता है कि कुछ ब्रोकरेज का जो पैसा था करीब 1 लाख रुपए, वो अजीत प्रसाद उस शख्स से लेना चाहते थे। दरअसल वो एक ब्रोकर था, मतलब बताया जा रहा है, और उसने इनसे पैसे लिए थे और वो पैसा लौटा नहीं रहा था। और ऐसे में अवधेश प्रसाद के बेटे के साथ और उनके बेटे ने मिलकर उसे जबरन उठाया और उससे पैसे लेने की कोशिश की। हालांकि 2 दिन पहले ही इस बारे में मुकदमा लिखा गया है, लेकिन इस मामले ने वहां पर सियासी तूल पकड़ लिया है और उसकी वजह भी है। अवधेश प्रसाद सांसद हैं, देश भर में इस बार अवधेश प्रसाद ने एक तरीके से इस जीत के साथ ये दिखा दिया कि बीजेपी को अयोध्या में भी हराया जा सकता है। ऐसे में जो उनकी सीट है मिल्कीपुर, जहां उपचुनाव होने हैं, वहां से वही अजीत प्रसाद
समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होने वाले हैं जिन पर ये गंभीर आरोप लगा है। तो अवधेश प्रसाद के लिए अब मुश्किल होती जा रही है। अगर ये मामला बहुत तूल पकड़ गया, अगर इस मामले में संलिप्तता सामने आ गई, तो अवधेश प्रसाद के बेटे के लिए समाजवादी पार्टी का टिकट मिलना मुश्किल हो जाएगा और ये उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब होगा। और उसकी वजह भी है, दरअसल समाजवादी पार्टी का एक धड़ा वहां नहीं चाहता था कि अवधेश प्रसाद के बेटे को भी टिकट मिले, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अवधेश प्रसाद अपने बेटे के लिए मिल्कीपुर की सीट से टिकट उन्होंने लगभग सुरक्षित करा दिया था। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान बाकी था, लेकिन अब ये मामला अवधेश प्रसाद के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर इस मामले ने तूल पकड़ लिया, अगर इस मामले में गिरफ्तारी हो गई और अगर इस मामले में कुछ इस तरीके की बात सामने आ गई कि हाँ अजीत प्रसाद दोषी हैं, तो फिर समाजवादी पार्टी को इस टिकट पर सोचना पड़ जाएगा और यही अवधेश प्रसाद के लिए सबसे बड़ी मुसीबत की बात है। तो ये तो अवधेश प्रसाद के लिए हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए भी एक मुसीबत होगी और वो मुसीबत ये होगी कि बीजेपी के उन सवालों का जवाब देना होगा। अभी तक लगातार अखिलेश यादव के साथ हाथों में हाथ डालकर घूम रहे अवधेश प्रसाद के बेटे अगर इस मामले में फंस गए तो समाजवादी पार्टी को भी अपना दामन बचाना होगा। खैर, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। अब अगली खबर। तो क्या उत्तर प्रदेश में कोई एक और गठबंधन शेप ले रहा है, आकार ले रहा है? हालांकि ये गठबंधन जमीन पर या अभी तक के अपने परफॉर्मेंस में कोई बहुत उसने गुल नहीं खिलाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि एक और गठबंधन बन रहा है। वो गठबंधन है चंद्रशेखर आजाद रावण, असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल का। याद करिए 2024 में जब चुनाव के कुछ वक्त पहले पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी से रिश्ता तोड़ा, या यूं कहें समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल से पल्ला झाड़ा, उसके बाद उसके बाद पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी का एक गठबंधन दिखाई दिया। हालांकि ओवैसी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन वो पल्लवी पटेल के साथ चुनाव में खड़े दिखाई। अब नई खबर यह है कि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद रावण का भी गठबंधन हो रहा है, और तीसरी खबर यह है कि ये तीनों मिलकर एक गठबंधन बना रहे हैं। तो ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद रावण का जो गठबंधन है, ये तो हरियाणा और दिल्ली के चुनाव में भी काम करेगा, लेकिन आने वाले वक्त के लिए क्या ये उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन बनेगा? बहुत चर्चा है और कहा जा रहा है कि जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।